डू यू थिंक कि ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है या इट वाज समथिंग विच वाज ब्रूइंग और ये होना ही था फिर से? अभी तो रिसेंटली प्रोटेस्ट हो गई थी, वो बंद हो गया था, सीम लाइक ओली हैज कंट्रोल ओवर द सिचुएशन और ये फिर से हो गया है। तो आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? मैम यहाँ पे अगर हम बात करें नेपाल की तो डिसकंटेंट हैज़ बीन ब्रूइंग अप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि नेपाल में जो यूथ है वो सबसे पहली बात किसी प्रकार की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी को पा नहीं पा रहा। मेजॉरिटी यूथ को माइग्रेट करके देश से बाहर जाना पड़ता है। तो डेमोग्राफिकली जितने भी लोग अभी यहाँ पर बचे हैं जो खास करके इमर्जिंग यूथ है, वो पहली बात तो फ्रस्ट्रेटेड है कि उनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं है। दूसरा एक कंबाइंड इफेक्ट आप ग्लोबली देखिए कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का रवैया हो या कनाडा का हो या यूरोपियन कंट्रीज़ का हो कि दे आर ऑल क्लोजिंग इमिग्रेशन, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी अपॉर्चुनिटीज़ इन लोगों के लिए घट रही हैं। सो दैट कॉजेज मोर फ्रस्ट्रेशन। और तीसरी चीज़ ये है कि नेपाल की जितना भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चाइना और यूएस से कंट्रोल्ड है। तो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आउटराइट चाइना को एजेंडा को सपोर्ट करते हैं और कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो बिल्कुल हैंड्स इन ग्लव विद द अमेरिकन्स हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी भी हुई इस चीज़ को लेकर कि किस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे हम खेल सकते हैं। बिकॉज हर पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो 3 पार्ट्स में बटी हुई है। वन इज़ अ प्रो चाइना फैक्शन, वन इज़ अ प्रो यूएस फैक्शन सेम पार्टी में, और कुछ लोग हैं जो पुराने हैं जो प्रो इंडिया भी हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो लगभग पिछले 1 साल से इंडिया ने जो एक स्पेस कार्व आउट करने की कोशिश करी वो थी कि टैसिट लेवल पर, इनडायरेक्ट लेवल पर अगर मोनार्की के सपोर्ट को किया जाए। बिकॉज आज नेपाल में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वी प्रेफर द मोनार्की अगेन, क्योंकि ठीक है उस समय जो भी इश्यूज थे मोनार्की को लेके, बट कम से कम एक स्टेबिलिटी थी, एक देश को एक आइडेंटिटी का क्राइसिस नहीं था और एक देश के पास एक डायरेक्शन थी आगे जाकर कहाँ जाना है, कैसे जाना है। लेकिन जब से ये पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं अनफॉर्चुनेटली, तब से नेपाल की सिचुएशन बहुत पॉलिटिकली ख़राब हुई है। इन्होंने सबसे पहले अपने जितने भी रिलेटिव्स थे, अपने जितने भी बच्चे थे, उनको बिजनेसेस में सेट कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोकल लेवल पर सिचुएशन थी वो डिटीरियोरेट कर गई। तो पॉलिटिकली नए कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद, नए गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के आने के बाद, डेमोक्रेसी के आने के बाद मेजॉरिटी लोगों को फ़ायदा नहीं मिला वहाँ पे। तो ये इनिशियली फर्स्ट 4-5 ईयर्स 2016 to 20 अगर आप देखें तो उस समय सिचुएशन ये थी कि पीपल वांटेड टू गिव इट अ ट्राई कि ठीक है नई डेमोक्रेसी है, वी शुड बी पेशेंट। बट इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ करप्शन बढ़ा है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स का एक अमेलगमेशन है। लेकिन ये जो यहाँ पर अभी प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट मैं एक और नज़रिए से देखता हूँ और वो ये है कि देयर इज़ अ कहीं ना कहीं अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट अ रेजिम चेंज। और ये रेजिम चेंज का ऑपरेशन इस समय अमेरिका यहाँ पर ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। बिकॉज अगर आप अमेरिका का पिछले 2 साल का इतिहास देखो तो वो इंडिया से लेके, इंडिया में भी उसने कोशिश करी, अभी भी कर रहा है पूरे रेजिम चेंज को करने की। बगल में हमारे बांग्लादेश में दे हैव सक्सीडेड इन डूइंग दैट। उससे पहले बांग्लादेश का मॉडल इन्होंने इमरान खान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में अपनाया। पाकिस्तान का मॉडल गॉट रेप्लिकेटेड इन बांग्लादेश। बांग्लादेश पाकिस्तान मॉडल किसी तरीके से थोड़ा बहुत इंडिया में इंप्लीमेंट हो रहा है। एंड नाउ कम्स नेपाल। तो ये पूरे साउथ एशिया को डिस्टेबलाइज करना, और ये अमेरिका की एक स्ट्रैटेजी इसलिए भी है और हो भी सकती है फॉर दैट मैटर बिकॉज चाइना की जो पेरिफेरी है, अगर आप चाइना की साइकी समझेंगे तो चाइना हमेशा से पेरिफेरी को स्टेबलाइज करना चाहता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि पेरिफेरी डिस्टेबलाइज रहे, क्योंकि वो उसकी ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव नहीं है। और जितना आप देखेंगे कि इंडिया चाइना की प्रॉक्सिमिटी भी अगर बढ़ती है और यहाँ पर अगर इंडिया चाइना किसी तरीके से पेरिफेरी को स्टेबलाइज करते हैं, तो चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, अमेरिका विल ट्राई टू डिस्टेबलाइज इट। सो देर आर जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, देर आर डोमेस्टिक फैक्टर्स दैट आर वर्किंग एट प्रेजेंट इन नेपाल बोथ। Good, you've given me a broad spectrum. Let's break it down one by one. Let's begin with the part where you said कि monarchy के बाद जब ये parties आई थी, they were supposed to give this sense of republic, 2008 if I'm not mistaken. But जब ये this whole Gen Z protest is all about कि nepo kids को nepo, तो सोशल मीडिया पे सारा वो लोग ट्रेंड कर रहे थे कि ये नेपो किड्स हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे देख रहे थे दैट द प्रिविलेज्ड पीपल, देयर चिल्ड्रन आर एंजॉइंग लाइफ। जैसे आपने कहा कि उन्होंने बिजनेस में सेट कर दिया। अब फ्यूडलिज्म हैज बीन पार्ट ऑफ नेपाल्स कल्चर, राइट? ये उन्होंने हटाया नहीं था, और जो सोचा था कि जब मोनार्की हट जाएगी और ये सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स आएंगे तो ये फ्यूडलिज्म देयर बैक विल बी ब्रोकन। लेकिन फ्यूडलिज्म हैज कंटिन्यूड इन अनदर फॉर्म। वो अमेलगमेशन कर लीजिए, जो भी है, तो एक सिस्टम जो है वो चलता रहता है। सरकार बदल जाती है बट सिस्टम रहता है विच इज़ ऑफ फ्यूडलिज्म। तो वो जो
कुछ अमीर फैमिली के बच्चे हैं, दे हैव बीन डूइंग वेल, और वो फेसबुक पे डाल रहे थे कि वो स्विट्जरलैंड में छुट्टी मना रहे हैं, वो फैशन शोज पे जा रहे हैं, उससे चिढ़ मच गई ऑफ दिस जेनजी, इसीलिए जेनजी प्रोटेस्ट. अब मुझे बताइए, हाउ मच वाज सोशल मीडिया यू नो a catalyst in these protests? सोशल मीडिया, और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि वेस्टर्न सेंट्रिक सोशल मीडिया, दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट टू पुट अप टुगेदर. क्योंकि जितने भी ये मेटा रिलेटेड ऐप्स हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम प्लस साथ में यूट्यूब है, इसका प्रयोग अमेरिका ऑलरेडी अरब स्प्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में कर चुकी है. आप टिकटॉक को अलग रख रहे हैं? टिकटॉक को मैं इसमें अलग कर रहा हूँ बिकॉज टिकटॉक इज प्योरली चाइनीज. बाइट डांस. हाँ, तो यहाँ पर अगर आप अमेरिका की पूरी स्ट्रैटेजी को समझें तो अमेरिका हैज़ ऑलरेडी ट्राइड दिस. वो अरब स्प्रिंग जो उन्होंने कंसेप्चुअलाइज 2011 में किया, टूनीशिया से स्टार्ट हुआ, जो फाइनली 2024 में सीरिया में जाकर ख़त्म हुआ, दैट 14 ईयर और लॉन्ग प्रोजेक्ट, कि किस तरीके से सोशल मीडिया के बेसिस पे हम रेजिम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, रेजिम डिग्रेड कर सकते हैं, उसके साथ साथ रेजिम चेंज कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो टेररिज्म मैन्युफैक्चर करके उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, विच वॉज द केस ऑफ आइसिस, जो इस्लामिक स्टेट था पूरा. सो ये सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी अमेरिका हैज़ ऑलरेडी मास्टर्ड. अगर आप आज की डेट में काठमांडू वैली जाते हैं तो काठमांडू वैली के आसपास जो चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, उन चारों पहाड़ियों के आसपास अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, अमेरिका ने वहाँ पर बहुत केयरफुली अपने एसेट्स को नर्चर करके रखा हुआ है. इनफैक्ट मैं जब नेपाल गया और मैंने जब वहाँ पे कुछ जाके इन्फ्लुएंशियल लोगों से बात करी, वो ये कहते हैं कि एक नेपाली सिटीजन उन अपने ही पहाड़ियों में नहीं जा सकता जो बिल्कुल नेपाल की वैली में आसपास हैं. एसेट्स का क्या मतलब? एसेट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि वो लोग जो किसी भी तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए, इंडिया को काउंटर करने के लिए एक नरेटिव मैन्युफैक्चर करने के लिए वहाँ पर बैठे हैं. अब वो नरेटिव चाहे वहाँ पर फॉर दैट मैटर इस मोमेंट पर मोनार्की के खिलाफ पहले उन्होंने करने की कोशिश करी जब लास्ट 1 ईयर से मोनार्की हो रहा था रिवाइवल. अब उन्होंने चाइना के खिलाफ एक कोल्ड वॉर अपनाने के लिए इन ऐप्स के थ्रू करा. तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो लोग आज की डेट में प्रोटेस्ट इस बात से कर रहे हैं कि हमारा फेसबुक जो है वो चला गया, क्योंकि नेपाली बिजनेसेस जितने छोटे छोटे थे वो सारे फेसबुक और इंस्टाग्राम से चल रहे थे. तो अमेरिका ने सबसे पहले क्या किया, अपनी डिपेंडेंसी वहाँ पर बनाई. फिर डिपेंडेंसी को जब उन्होंने विड्रॉ किया, और मेटा ने डेलिबरेटली वहाँ पर आप देखिए कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइन थी कि रजिस्टर कीजिए, उन्होंने नहीं किया. टिकटॉक ने किया. बट मेटा ने क्यों नहीं किया? करने को मेटा चाहता तो वो रजिस्टर कर सकता था, बट दे नेवर वांटेड टू रजिस्टर. They've registered in India. They've registered in India. बट वहाँ पे नहीं किया बिकॉज दे वांटेड अ टूल. उनको एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसके बेसिस पे वो मास मोबिलाइजेशन कर पाए. पर फेसबुक पे जो पोस्ट डाल रहे थे या फिर इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट डाल रहे थे, वो तो ये नेपो किड्स डाल ही रहे थे ना? बिल्कुल डाल रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ जितना भी ये ग्राउंड लेवल पर मास मोबिलाइजेशन का काम करना था, ये कैसे होता? ये भी सोशल मीडिया से ही होना था. इस सोशल मीडिया के मास मोबिलाइजेशन के लिए इन्होंने इसको डेलिबरेटली रजिस्टर नहीं किया. और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, नेपाल में आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट इट इज ट्रू, प्रोबेबली समबडी वेरी डीप इन नेपाल कैन टेल अस. नेपाल का जो मेयर है इस मोमेंट पे, काठमांडू में खास करके, दैट पर्सन ऑल्सो हैज बीन गिवन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अमेरिकन बैकिंग, और वो अमेरिकन बैकिंग के नाम से वो बंदा वहां पर पहुंचा है. तो दैट हैज ऑलरेडी बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय अमेरिका एज एन ऑल्टरनेट मॉडल ऑफ गवर्नेंस. दे हैड डन द सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली. सो ये हर जगह ये करते हैं. फार्म प्रोटेस्ट कह रहे हो? नहीं, जो सीए प्रोटेस्ट? नहीं, द पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट. ओके. सो ये हर जगह कर फोर्ड चुके हैं. फाउंडेशन. यस, फोर्ड फाउंडेशन एंड देन द एंटायर नेक्सस. तो ये कर चुके हैं ऑलरेडी. इन्होंने इंडिया में वो मॉडल अपनाया, उसी का एक मिनिएचराइज्ड वर्जन इन्होंने नेपाल में काठमांडू में मेयर के कॉन्टेक्स्ट में अपनाया. और वहां पर भी आज आप देखिए तो द मेयर टुडे इज स्टैंडिंग विद द यूथ. ही इज स्टैंडिंग विद द यूथ. बलेन शाह उसका नाम है. ही इज स्टैंडिंग विद द यूथ देयर. सो द क्वेश्चन इज, इट्स अ वेरी क्लियर कट आइडिया कि But the youth will say कि ये तो organic है, we want Oli to go, we want the government to fall. But you're saying that the youth has got manipulated, but to some extent, without knowing they have got manipulated. Yes, they have their grievances also. It's not कि youth का grievances नहीं है, genuine grievances है, but grievances के साथ एक manipulation है. और वो मैनिपुलेशन अब किस डायरेक्शन में जाता है, वी डू नॉट नो. एंड देयर इज नो लीडरशिप टू दिस यूथ. दैट्स द ओनली प्रॉब्लम, बिकॉज नेपाल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि द क्वेश्चन इज हु विल कम. प्रचंड विल कम, ही इज एज बैड एज द अदर फेलो हु इज देयर. इफ प्रचंड विल नॉट कम, द कोराला फैमिली विल कम, दे आर आल्सो एज बैड. एज बैड मतलब कि यूथ के हिसाब से? देखिए, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ. मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट नेपाल के एक पॉलिटिकल कमेंटेटर ने वहाँ पर बताया कि पूरी नेपाल गवर्नमेंट जो है वो एक म्यूजिकल चेयर है. वहाँ पर एक हटता है तो दूसरा आता है, दूसरा हटता है तो तीसरा आता है. दे हैव कंट्रोल्ड पावर. दे डोंट वांट एनीबडी एल्स टू कम.
सो उनमें टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, चलो 1 साल 1.5 साल तुम आ जाओ, 1 साल 1.5 साल तुम आ जाओ. सो दैट्स वेयर द न्यू मेयर एक्सपेरिमेंट केम टू कीप द होप ऑफ डेमोक्रेसी अलाइव. कि नहीं देखिए आप डेमोक्रेसी से डिसल्यूजन मत होइए कि डेमोक्रेसी जो है वो बिल्कुल करप्शन बेस्ड है, एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं. सो दैट होप रिमेन्स अलाइव. अब क्वेश्चन इज दैट कैन द न्यू मेयर हियर इन Kathmandu emerge as the next leader at the national level? They are very young people. Yes. And very angry, and they have started stoning politicians' houses. And अब बात ये भी चल रही है that maybe Oli will ask for help from India, maybe take refuge out here. क्या होगा फिर? Do you think that will happen? Unlikely that Oli may come to take refuge in India because China. he will go to China. He has already damaged the relation with India very badly. So unlikely he will come to India. Also, he has some serious health issues which are there. So he is not in a very normal state of mind. कि अपनी हेल्थ को भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते. तो his decision making ability is also relatively very weak. Okay. तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में रेफ्यूज लेना आई डोंट थिंक विल बी अ फीजिबल ऑप्शन. अभी तो ही मेट विद प्राइम मिनिस्टर मोदी इन SCO summit. Yes. SCO summit में, and the body language seemed like it's okay, the relationship is formal था, but neither cold nor warm. Right. But it seemed like Oli का जो reservation था इंडिया के against, because he was very strongly anti-India, that seemed to have gone down a little bit over the past couple of months, नहीं? There are 2-3 factors behind that. One is कि जो Maldives का regime में एक पूरा चेंज आया, एटीट्यूडनल शिफ्ट, वो भी तब जब मालदीव्स में मुइज़ू का पूरा कैंपेन वाज थ्रू आउट इंडिया. उसके बाद जब इंडिया आउट कैंपेन के बाद जब जिस तरीके से नेपाल ऑब्जर्व्ड कि किस तरीके से इनके पूरे सोच में बदलाव आया है, नाउ दे हैव स्टार्टेड एंगेजिंग विद इंडिया. तो उस समय पहली बात तो इनको समझ आ गया नेपाल को कि वी कैन नॉट, स्पेसिफिकली ओली अंडरस्टूड कि आई कैन नॉट रिमेन आइसोलेटेड. सेकेंड थिंग इज कि चाइना हैज़ बीन वे टू बिजी विद द अमेरिकन्स इन द ट्रेड वॉर. उनको अपने इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने हैं, तो देयर फोकस राइट नाउ नेपाल वॉज रिलेटिवली लेस. तीसरा, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर they have also understood that India is not a state which is going to take sovereignty violations just for the sake of it. तो there are various factors जो आज फिर हम कहेंगे कि ओली के एक बिहेवियरल चेंज के लिए कंट्रीब्यूट किए हैं. बट ये कहना कि ओली का पूरा प्रो इंडिया एटीट्यूड हो गया एज ऑफ नाउ, वो नहीं है. अभी तो सुनने में आया लेटेस्ट, इट्स जस्ट रूमर्स, आई मीन कंफर्मेशन नहीं आया कि प्रचंड के घर को भी स्टोनिंग किया है. So you think that these people have run away from Kathmandu? Do you think कि between Monday and Tuesday ये लोग बाहर निकल चुके हैं? क्योंकि जो श्रीलंका में हाल हुआ था, घसीट के बाहर निकाला था, वो नेपाल में भी हो सकता है. जो बांग्लादेश में भी शेख हसीना के साथ हुआ, वो किसी के साथ भी हो सकता है. बट द क्वेश्चन इज कि मॉब को, जो आज अनरूली मॉब्स स्ट्रीट पर हैं, उनको कितना इंसाइट किया जाता है. बिकॉज देखिए, यहाँ पर बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में एक ऑल्टरनेट लीडरशिप थी. मोहम्मद यूनुस वाज अ प्रोडक्ट ऑफ द डीप स्टेट ऑफ अमेरिका. उसको वहाँ पे लाना था. सो दे न्यू कि अगर शेख हसीना हटती है तो समबडी हैज टू कम. श्रीलंका में दे न्यू कि अगर मान लीजिए हम राजापक्षे फैमिली के खिलाफ करते हैं या किसी के भी खिलाफ कुछ करते हैं, तो देयर इज एन ऑल्टरनेटिव लीडरशिप. ओनली इशू इन नेपाल इज इफ नॉट दीज पीपल देन हु. यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कैन टुडे द मोनार्की प्ले अ रोल? इफ इंडिया वांट्स टू प्ले इट्स कार्ड्स वेल, इंडिया को ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि मोनार्की को सपोर्ट करना पड़ेगा. पर ये जो यूथ हैं, जो लिटरली टीन्स, प्री टीन्स, इनको तो याद ही नहीं होगा मोनार्की का. ये ओल्डर जनरेशन को याद है कि मोनार्की हुआ करती थी. It's not as if they were very great rulers and the situation for the people was better, but there's a kind of romanticism associated with the monarchy with the older generation. Right. इस जनरेशन को याद कहाँ है मोनार्की के बारे में? नहीं है, मोनार्की के बारे में इनको नहीं पता है. बट ओनली इशू इज कि कैन मोनार्की प्रेजेंट इटसेल्फ एज दैट ऑल्टरनेटिव? कैन मोनार्की से कि गिव मी वन चांस? बिकॉज आज चाहे वो प्रो चाइना प्रचंड हो, चाहे वो अमेरिकन लैब में बैठा हुआ ओली हो या चाइना के लैब में मिक्स्ड बैठा हुआ ओली हो, क्वेश्चन ये है कि पीपल हैव गॉट डिसइल्यूजन विद द एग्जिस्टिंग लीडरशिप. नाउ देयर आर ओनली 2 alternatives as I see. One alternative is कि मोनार्की रीसर्फेसेस ऑल टुगेदर. मोनार्की जो है पूरा सपोर्ट गैदर करके सोसाइटी को कन्विंस करे कि गिव अस वन चांस, विच इज लाइकली. इट डिपेंड्स कि इंडिया उसमें कितना बैकिंग करता है मोनार्की का. अमेरिका विल ट्राई टू पोर्ट्रे द एग्जिस्टिंग काठमांडू मेयर एज द न्यू अल्टरनेटिव. वो कहेंगे कि देखो, इसने 2 साल आपके लिए कितना काम किया है. ही हैज चेंज द फेस ऑफ काठमांडू टुडे. गिव हिम वन चांस, ही विल ट्राई टू कम एट द नेशनल लेवल. बट वही प्रॉब्लम है कि नेशनल लेवल पे जो अभी एग्जिस्टिंग नेपाली पार्टीज हैं, दे डोंट वांट बलेन शाह टू कम. दे नो हिज ट्रूथ. सो दे नो ही इज अ
competitor to them and alternative to them. लाइक अफगानिस्तान में वो लोग अपने पिट्ठू लगाते थे यस तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इस मोमेंट पे वो नेपाल के अंदर एक पॉलिटिकल केओस हो जाएगा कि इसको मत आने दो, बिकॉज आउट ऑफ दिस फेलो एंड मोनार्की आई डोंट नो विच दे विल चूज, बट समहाउ मोनार्की के साथ एक अरेंजमेंट ऑफ डेमोक्रेसी में साउंड भी मच बेटर. पर मोनार्की तो बाहर बैठी हुई है, काठमांडू के बाहर बैठी हुई है. हाँ, बट दे कीप कमिंग. मोनार्की कीप्स विजिटिंग द किंग जो है ज्ञानेंद्र शाह, ही कीप्स विजिटिंग काठमांडू वैली, कीप्स interacting with the people, meeting people. So it's not that he has lost touch altogether. And in the last 1 year he has tried to make a lot of name in Nepal. जिस तरीके से उन्होंने लोगों के साथ एक संपर्क साधा है, लोगों के ग्रीवेंसेस को सुना है, स्टेटमेंट्स वॉइस किए हैं. People today really feel that at least he is a contender. Question is how powerfully he may try to emerge now. And can he be a mascot for the youth? जिनको याद ही नहीं है उनके He has बारे to, में. because he has to present a vision for the youth. अगर मोनार्की आज यूथ को एक अश्योरेंस दे सकता है कि सी आपकी जो आइडेंटिटी का इशू है, आपकी जो जॉब्स का इशू है, आपकी इकोनॉमी और इकोनॉमिक ग्रोथ का, आपकी एजुकेशन का जो इशू है, we'll work on that. If he engages some youth leaders, sits down with them, makes a vision for the youth, I am very certain that इनके जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो कन्विंस हो जाएंगे इस चीज़ को लेके कि नहीं, वी कैन ट्रस्ट मोनार्की वंस. पवनीत, यू आर 100% सर्टन कि इसमें फॉरेन हैंड जरूर है अमेरिका. 100%. What gives you that kind of a Because I've been surety? observing Nepal, I've been visiting Nepal very frequently in the last almost 1 year, and जितना मैं वहाँ जाता हूँ, हर बार अमेरिकन इंटरफेरेंस बहुत विजिबल दिखती है. और दूसरा, आप एक चीज़ को देखिए कि इंडिया हैज़ आउटराइटली बीन रिफ्यूजिंग अमेरिका दैट हम अपनी टेरिटरी को अपना बेस बनाने देंगे फॉर योर एंटी चाइना ऑपरेशंस. इंडिया हिस्टोरिकली ये गलती नेहरू के टाइम पे कर चुका है. व्हेन वी अलाउड आवर कंट्री टू जस्ट बिकम अ प्लेग्राउंड फॉर द अमेरिकन CIA, फॉर द दलाई लामा एंड तिब्बत एक्सपेरिमेंट, एंड इट ऑल बैकफायर्ड मिजरेबली. तो वी हैव लर्नड आवर हिस्टोरिकल लेसन, हम वो चीज़ दोबारा नहीं होने देंगे. दिस इज द रीजन वाई अमेरिका ट्राई टू डू अ रिजीम चेंज इन बांग्लादेश, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में शेख हसीना को भी यही चीज़ के ऊपर थ्रेटन किया था कि आप हमें सेंट मार्टिन आइलैंड दो. शेख हसीना वेंट ऑन रिकॉर्ड टू से दैट कि वाइट मैन का एक थ्रेट था मुझे, और वो और कोई नहीं बल्कि अमेरिकन थ्रेट था विद रिस्पेक्ट टू सेंट मार्टिन आइलैंड. वहाँ से दे वांटेड टू गिव अ मैसेज टू इंडिया कि देखो, अगर आप नहीं सुधरोगे अभी भी, तो हम आपके यहाँ पर भी रेजिम को डिग्रेड करेंगे. बिकॉज देखो, बांग्लादेश में रेजिम चेंज करना ईजी है, इंडिया में रेजिम को डिग्रेड करना ईजी है. रेजिम चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना सपोर्ट वो लगाना चाहेंगे. बट यहाँ पर इशू वही है कि दे डिड रेजिम चेंज इन बंगाल, इन बांग्लादेश. रेजिम डिग्रेडेशन इज गोइंग ऑन इन इंडिया. is going on? It's going on. It has not stopped. It started since 2023. It will stop in 2028. Why do you have 28 is the deadline why I give is because there are 2 events coming up. One is the caste census and the second is the delimitation. These are going to be the make break points for the entire regime degradation to regime change exercise in India. okay? There's a white t-shirt movement going on in India. Color revolution जो अमेरिका का ट्रेडिशनल है. They have already manufactured the yellow t-shirt movements. They have manufactured the red t-shirt movements. In India, it's the white t-shirt movement. Everywhere it's being manufactured. So अमेरिका का सोल ऑब्जेक्टिव इस मोमेंट पे ये है कि मुझे चाइना की पेरिफेरी डिस्टेबलाइज करनी है. मैं वियतनाम भी डिस्टेबलाइज करूंगा. जापान में भी उन्होंने देखिए क्या किया अभी हाल ही में, अब उनको नया ऑल्टरनेटिव रेजिम वहाँ पे रखना है. इसी तरीके से चाइना की पूरी पेरिफेरी को डिस्टेबलाइज करो. Korea also is. Korea also. And why is Trump trying to make good relations with Putin? उसका सिंपल रीजन ये है बिकॉज रशिया एंड चाइना में से दे कैन नॉट टैकल बोथ ऑफ देम, दे हैव टू टैकल वन. सो एक को न्यूट्रलाइज करो रशिया को, ताकि रशिया रिमेन्स अ यूरोपियन पावर, एंड चाइना को फिर फुल तरीके से टैकल करो आप. ओके, बट टेल मी अबाउट चाइना. अगर वो देख रहा है इधर नेपाल में ये क्या हो रहा है, डू यू थिंक कि वो कुछ कोशिश कर रहे हैं अभी? चाइना अपनी तरफ से कोशिश यही करेगा कि नंबर 1 मोनार्की किसी तरीके से वापस ना आए. चाइना का सबसे पहला इंटरेस्ट ये है. दूसरा इंटरेस्ट ये है कि कोई इमर्जेंट यूथ लीडरशिप वहाँ पर ना आए. इमर्जेंट यूथ लीडरशिप मीन्स जो ये पूरा मेयर वाला एक्सपेरिमेंट है, ये नेशनल लेवल पर रेप्लिकेट ना हो. द विजुअल्स व्हिच आर कमिंग आर क्वाइट फ्राइटनिंग कि पुलिस की पीछे लगी हुई है, पुलिस भाग रही है. यू नो, एक दो तो देवर crowd control is extremely difficult, managing crowds and things like that. But do you see, tell me the parallels that you see in the Bangladesh street protests, in the Bangladesh, in the Sri Lanka street protests which happened, and now in the Nepal one which has happened. आपने कहा कि इंडिया में भी ये 2 points हैं जहाँ पे हो सकती हैं. अब if you see Sri Lanka, Bangladesh, were they successful?
यस, श्रीलंका डेफिनेटली वाज सक्सेसफुल, दे वांटेड टू ब्रिंग अ रेजिम चेंज। उसके बाद वो पूरी की पूरी श्रीलंकन इकोनॉमी को नियोलिबरल पैराडाइम पे ले जाना चाहते थे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि श्रीलंका इज़ लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ इंडियन ओशन। वो आज की डेट में एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है जहाँ पे पूरा पावर प्ले होगा फ्यूचर में। तो अमेरिका ऑलवेज वांटेड कि मुझे मालदीव्स में अगर चाइना है तो उसका काउंटर श्रीलंका में चाहिए। श्रीलंका में अमेरिका की प्रेजेंस होने से श्रीलंका के अंदर रहकर अमेरिका कैन ऑल्सो डिस्टेबलाइज आर साउथ इंडिया। ये जो आप बार बार सुनते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया विल ब्रेक अवे, साउथ इंडियन सेसेशनिज्म, ये सारे आइडियाज़ मैन्युफैक्चर श्रीलंका में होते हैं। वहाँ से ये प्रोपोगंडा करके यहाँ पर लाया जाता है। तो श्रीलंका वॉज वन ऑफ द वेरी क्रूशल पॉइंट्स जो उनको चाहिए था और उन्होंने सक्सेसफुली किया। बांग्लादेश उन्होंने इसलिए किया बिकॉज बांग्लादेश से दे वांटेड टू टीच अ लेसन टू इंडिया कि देखो आपने हमें पहले अपनी टेरिटरी का प्रयोग करने से मना किया, तो हम आपके नेबरिंग में जाएंगे और वहाँ पर ये करके दिखाएंगे आपको। बांग्लादेश का कॉन्सिक्वेंस वॉज मणिपुर। द मणिपुर प्रॉब्लम वॉज कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम बांग्लादेश एंड रन फ्रॉम बांग्लादेश। वो चीज़ वहाँ से हुई तो नॉर्थ ईस्ट डिस्टेबलाइज हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरे इंडिया में फिर ये नैरेटिव चला कि देखिए आपका कंट्रोल नॉर्थ ईस्ट पे नहीं है। इस तरीके से बांग्लादेश में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ और अब नेपाल में जो हो रहा है, ये तीनों चीज़ों में कॉमन पॉइंट है कि अमेरिका का मैसेज क्लियर है कि मेरा लार्जर एनिमी जो है वो चाइना है। उसको टैकल करने के लिए या तो आप मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो। दिस इज द एटीट्यूड जॉर्ज डब्ल्यू बुश ऑल्सो हैड आफ्टर 9/11 in 2001. With us or without You are with us or without us, there's no middle way. So you be a part of the global war on terror or you are not a part of it, then you are part of the terror manufacturer. But अमेरिका के साथ ये होता है ना that there is no long term vision as such. वो they don't understand long term anyway. Otherwise they wouldn't have done what they've done. अमेरिका के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंस्टेड ऑफ अ लॉन्ग टर्म विजन आई बिलीव कि दे डोंट हैव एनी वैल्यू इन अ रिलेशनशिप। लॉन्ग टर्म विजन उनको है, लाइक लॉन्ग टर्म में दे नो दैट देयर सोल कॉम्पिटिटर इज चाइना का सपोर्टर इज रशिया। बट क्वेश्चन इज कि उसको वो तो अभी रियलाइजेशन आया ना। अभी रियलाइजेशन आया, लाइक मे बी अ डेकेड बैक। Yeah, that's it. राइट, बट द प्रॉब्लम इज उनको उससे पहले जो चाइना उनके यहाँ there's a whole pattern what they did with their Confucius Institutes Yes. and everything. They completely have their tentacles deep inside America. एंड दैट इज व्हाट दे फियर विद इंडिया टुडे। बिकॉज देखिए इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि इंडिया हैज टाइम एंड अगेन कम्युनिकेटेड टू अमेरिका दैट हमारा एक ग्रेट पावर एम्बिशन है। हमने ये चीज़ उनको बोल रखी है, हम आपको मिडल पावर बन के नहीं बैठेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बिकम अनदर ब्रिटेन एंड अनदर फ्रांस हु विल एक्सेप्ट कि आप हमारे ऊपर बैठोगे और Sovereignty आपकी चलेगी। सोवरेनिटी आपकी चलेगी, हम चाहे इंटरनली सोवरेन है। वो चीज़ हमने मना कर रखी है। सो अमेरिका का सबसे बड़ा फियर ये है कि अगर मैं इंडिया के साथ एंगेज करता हूँ, इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करता हूँ, आई डिड द सेम थिंग विद चाइना, और चाइना आज की डेट में मुझसे कम्पीट कर रहा है। तो अमेरिका को वो ट्रस्ट नहीं है इंडिया पे, सबसे बड़ी बात। इस रीजन से अमेरिका वो ट्रस्ट डेफिसिट के स्लिपरी स्लोप पे बार बार गिरता रहता है। पर ये बहुत कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स है। क्या नेपाल के यूथ इसको समझते हैं? What do you मुश्किल है। नेपाल का यूथ, मैं फिर वही कहूँगा कि जेन्युइन ग्रीवेंसेस प्लस अ लॉट ऑफ मिसगाइडेंस विदाउट एनी क्लैरिटी अबाउट वेयर द मूवमेंट इज हेडेड टू। अमेरिका की पूरी इंटरेस्ट ये है कि रेजिम डिग्रेड हो और चेंज हो जाए। इंडिया यहाँ पर अभी ये देख रहा है कि ऑल्टरनेट रेजिम में मैं किसको सपोर्ट करूँ। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन चल रहा है या फिर बिहार इलेक्शन चल रहा है। इट सीम्स लाइक वी आर सो इंटरनली ऑब्सेस्ड कि हमारा भी कोई विजन नहीं है फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। टू सम एक्सटेंट ये इंडिया में जो प्रॉब्लम्स मैन्युफैक्चर की गई हैं ताकि इंडिया का कोई होल्ड नेबरहुड पे ना रहे, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें समझनी है। बिकॉज ये बार बार जो हम इंडिया में प्रॉब्लम्स देखते हैं, और अनशंट टाइप की अजीब प्रॉब्लम्स, मतलब सम ऑफ देम आर लॉजिकल एंड जेन्युइन बट सम ऑफ देम आर जस्ट हाइपोथेसिस। सो वो चीज़ जब तक हम नहीं समझेंगे, बिकॉज देर आर वेस्टर्न पावर्स जो ये चाहते हैं कि इंडिया अपने डोमेस्टिक इश्यूज में प्री ऑक्यूपाइड रहे, मतलब छोटे छोटे फिशर्स होते रहें, छोटी छोटी फॉल्ट लाइंस को हम हाँ। को एक्सप्लॉइट करते रहें ताकि ये अपने में स्वार्थ में अपने में बिजी रहें। सो दे डोंट हैव टाइम फॉर एनी रीजनल एजेंडा मेकिंग और ग्लोबल एजेंडा मेकिंग। कि कोई पिक्चर के ऊपर झगड़े हो जाएंगे कुछ ऐसे। सो वी आर नेवल गेजिंग, Yes. ऑल द टाइम लुकिंग इंटरनली। और अभी व्हेन नेपाल इज ब्लोइंग अप, डू वी हैव अ प्लान एट ऑल? डू वी हैव अ लॉन्ग टर्म विजन एट ऑल? आई डोंट नो। नहीं, इट्स नॉट दैट कि वी डोंट हैव अ विजन। इनफैक्ट नेपाल में फॉर लास्ट 1.5 years वी हैव बीन प्लेइंग अ वेरी साइलेंट गेम। द ओनली डिफरेंस नाउ इज दैट वी मेक लेस ऑफ नॉइज। देर आर हिट्स एंड मिसेस, विच इज अ गुड थिंग टू डू। एंड मैं कहूँगा कि देर आर हिट्स एंड मिसेस। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश वॉज अ
क्लियर केस ऑफ मिस। मतलब हमें नहीं मालूम था कि वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट वहां पर इतना ज्यादा हो जाएगा कि एक रेजिम चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा था, हम उसको समझ नहीं पाए, ठीक है, दैट्स अ मिस। बट सेइंग कि वी हैव लॉस्ट बांग्लादेश इज रॉन्ग। इसलिए क्योंकि आज आप देखिए कि बांग्लादेश, वी हैव लॉस्ट नो बांग्लादेश। नो नो, इट्स वेरी रॉन्ग टू से दैट, बिकॉज आज भी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो बीएनपी है, जो सोल ऑपोजिशन का क्लेमेंट है, देयर हैज बीन अ वेरी डीप बैक चैनल डायलॉग विद दोज पीपल टुडे बिटवीन इंडिया एंड बीएनपी। और इंडिया ने बहुत कैटेगोरिकली बीएनपी को बोला हुआ है कि आपके भी सारे कच्चे चिट्टे हमारे पास हैं, आपने किस तरीके से चिटागोंग से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट में ड्रग ट्रेड करवाया था, वो सब कुछ है हमारे पास। तो क्या हुआ? तो आप हमारी रेड लाइंस को एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो आपका भी ग्लोबल एक्सपोजर इस तरीके से होगा कि फिर आप भी यहाँ पर नहीं रह पाएंगे ज़्यादा टाइम। अब अमेरिका के साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसने रिजीम चेंज बांग्लादेश में कर दिया, लेकिन आज मोहम्मद यूनुस को कोई पसंद नहीं करता। आप ये देखिए कि आर्मी चीफ बांग्लादेश का रोज़ सुबह उठ के ये बात बोल रहा है कि हमें आर्मी को प्रोफेशनल आर्मी बन के रहने दीजिए, हमारे को जो है कम से कम डे टू डे लॉ एंड ऑर्डर में मत लेके आइए। एटलीस्ट माई जनरेशन इज प्रीटी शॉक्ड एट इट कि बांग्लादेश आर्मी वापस बैरक्स में ही रहना चाहती है, क्योंकि आई मीन सो मेनी टाइम्स दे हैव कम आउट एंड दे हैव बीन, यू नो, वेदर जनरल शाद, रहमान, ऑल ऑफ देम हैव बीन, यू नो, डूइंग coups and stuff like that. लेकिन Sheikh Hasina's rule has actually put it in the psyche of the Bangladesh army that we are better off in the barracks. नहीं, इनफैक्ट आई स्लाइटली डिसएग्री फ्रॉम दिस पॉइंट। राइट फ्रॉम द टाइम जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ था, इंडिया की तरफ से एक बहुत डीप लेवल का कोवर्ट कैंपेन था बांग्लादेश में, और वो ये था कि हमने अपने पाकिस्तान के साथ डील करने के एक्सपीरियंस को बांग्लादेश में अपनाया और उनको ये बात समझाई कि आप अपनी आर्म्ड फोर्सेज को घर में खाली मत बैठने दीजिए। 1971 से लेके ऑलमोस्ट फॉर द नेक्स्ट 30-40 ईयर्स इंडिया वाज द वन जिसने पुश कर करके बांग्लादेश की आर्मी को यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में बिजी रखा। हाँ. क्योंकि अगर वो नहीं होते तो देन आर्मी वहां पे खाली बैठी होती, और आर्मी खाली बैठी हुई, पाकिस्तान में भी खाली बैठी हुई, वो क्या कर रही है एवरीबडी नोस टुडे, क्योंकि तोप चलाना जरूरी है। हाँ, तो वहां पर अब देखिए, क्योंकि जो बांग्लादेश की आर्मी भी है उसकी साइकी और उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर वो पाकिस्तान वाला ही था, तो समहाउ उसको यूएन पीस कीपिंग में व्यस्त रखना, बिजी रखना बहुत क्रूशल था। इसी रीजन से आज बांग्लादेश की आर्मी इरिटेट हो रही है कि हमारा पीस कीपिंग कॉन्ट्रीब्यूशन खराब हो रहा है, हमें डे टू डे लॉ एंड ऑर्डर में आप व्यस्त कर रहे हो, हम बैरक्स में रहने के लिए खुश हैं या पीस कीपिंग में खुश हैं, ये काम हमसे मत कराओ जो पुलिस को करना था, और पुलिस वहां पे कुछ कर नहीं पा रही। तो बांग्लादेश इस मोमेंट पर बड़े प्रिकेरियस सिचुएशन पे है। बट अगेन द क्वेश्चन इज, बीएनपी इज द सोल क्लेमेंट राइट नाउ। जमाते इस्लामी 2-4 सीटों से ज्यादा वहां पर नहीं होल्ड पा सकती, वो एक आइडियोलॉजिकल ग्रुप है। And BNP, strangely enough, is saying that the Awami League should fight the election. Exactly. They should not boycott it. I mean, I find it strange because they themselves were boycotting. Exactly. But for legitimacy of the election, जो फरवरी में शायद मोहम्मद यूनुस कराए, Right. they want कि अवामी लीग इलेक्शन लड़े। There is one possibility I see happening in बांग्लादेश की वकारुज़्ज़मान जो अभी आर्मी चीफ है वहाँ का, वो एक मिलिट्री कू करके अवामी लीग का सारा कैडर को इकट्ठा करके वो एक नई पार्टी बनाकर उसके तहत इलेक्शन लड़े अगेंस्ट द बीएनपी। दिस इज अ पैटर्न दैट हैज हैपेंड हिस्टोरिकली इन बांग्लादेश, कि जब भी पॉलिटिकल सिचुएशन वल्नरेबल होती है, आर्मी चीफ कू करके एक पार्टी या तो नहीं बना लेता है, जैसे जतिया पार्टी बनी थी या उससे पहले अपनी अवामी लीग बनी थी, और इसी तरीके से अदरवाइज जो है आप कंटेस्ट करोगे इलेक्शन। सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वकारुज़्ज़मान के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं आर्मी चीफ के, ये फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे हैं इस तरीके से कि ही माइट जस्ट डू अ कू। Let me come back to Nepal because we are jumping one after the other. तो अगर मैं नेपाल पे वापस आऊँ, पवनी, नेपाल is a buffer state for us. Instability in Nepal has always been bad for India. How long do you think ये instability चलेगा नेपाल में without intervention from either China from the north or India from the south? Without intervention very difficult to say because some intervention will definitely happen. Okay. और वो intervention से depend करेगा कि solution किस direction में जाता है। Again as I said कि इंडिया पिछले 1-1.5 साल से बहुत silently एक गेम नेपाल में खेल रहा है। They've been trying to sense the feeling on the ground कि मोनार्की को सपोर्ट कितना है। मोनार्की को भी धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि सपोर्ट को रिवाइव करें। तो आज मोनार्की इस मोमेंट पर क्या रोल प्ले करती है? क्या मोनार्की एक यूथ को विजन देके उनका समर्थन लेके ये कह सकती है कि ऑल्टरनेटिव, और क्या यूथ उनके साथ जुड़ेगा? अगर तो जुड़ा तो देन द थिंग्स विल चेंज ड्रास्टिकली, बिकॉज मोनार्की का सबसे पहला आने के बाद ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाकर मोनार्की को एक रिस्पेक्टेबल प्लेस दें कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि मोनार्की के साथ नेपाल में एक फ्रॉड हुआ है, एंड द फ्रॉड वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड। मोनार्की को कभी भी ये बात नहीं बोली गई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था कि आपका कोई रोल नहीं होगा।
उनको ये बोला गया था कि आपका अब सेरिमोनियल रोल होगा, लेकिन जब पावर लेने की बारी आई तो दे डिसीव्ड दी मोनार्की और उनको फोर्सेबली रिमूव किया गया। आज जितने भी लोग वो 2008 से लेके 2015 तक के पीरियड के लोग हैं, वो इस इंसल्ट को मोनार्की के ऊपर कभी नहीं भूल पाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मोनार्की कैन ऑलवेज यूज दिस हिस्टोरिकल ग्रीवेंस कि देखिए आपने हमें इंसल्ट करके निकाला था और उस टाइम पे भी हमने कुछ नहीं बोला, वी एक्सेप्टेड इट कि ठीक है, अगर लोग हमारे फेवर में प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं जो ये पार्टी कह रही है आप फोर्सिबली जाओ, तो हम चले जाएंगे। So this is what can turn the tide in favor of the monarchy today. So the youth, will they see then that अगर monarchy वापस आने की कोशिश करती है तो जो आ रही है तो ये इंडिया के बैकिंग से आ रही है, और अगर कोई और आता है तो ये चाइना के बैकिंग से आ रही है? What is acceptable to the youth? अगर चाइना ने किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करके ये कोशिश करी कि वो एग्जिस्टिंग रेजिम की सिक्योरिटी लाते हैं, तो चाइना के खिलाफ बहुत मामला यहाँ पर जाएगा। एंड चाइना वुड नॉट वांट दैट टू हैपन। They would not want another pearl of theirs to be lost after they have already lost what is You're called already as- saying कि नेपाल उनका pearl बन चुका है। Yes, String because of pearls existing absolutely string of pearls वैसे तो मैरीटाइम लेवल पर, बट अगर हम लैंड लेवल पर जस्ट उसको जक्सटापोज करके देखें तो यस, एज ऑफ नाउ है, कब्जा हो चुका है। बहुत जबरदस्त कब्जा है। इसी रीजन से अमेरिका ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां पर एक ग्रास रूट लेवल पर क्रिएट करी। तो हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है कि ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, लैंड रूट वाला स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में नेपाल चाइना के लैप में रहे या अमेरिका के लैप में रहे, या फिर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रहे। हम यही चाहेंगे कि इंडिपेंडेंट रहे, बिकॉज वी हैव ऑलवेज बीन वन ऑफ दोज पीपल जो सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। हम कभी भी इस प्रकार का इंटरफेरेंस वहां जाकर नहीं करना चाहते कि जिससे यूथ एलाइनेट हो। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहना चाहिए कि जो यूथ के ग्रीवेंसेज हैं वो सॉल्व हों और यूथ के ग्रीवेंसेज के बेसिस पे कंट्री आगे चले। बिकॉज देखिए नेपाल आज एक बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन में है। मतलब आप सोचिए कि नेपाल का हाल मैं अगर कंपेयर करूँ इंडिया में तो इट्स लाइक पंजाब ऑफ आवर एरिया। पंजाब में कोई लड़का 10वीं 12वीं करता है, उसको पहले ही घर वाले बोल देते तूने बाहर जाना है, चाहे बाहर जाके वो टायर धोएगा लेकिन जाएगा बाहर। ये नेपाली भी बेचारे वही हैं। इनके उस मन को समझना है कि इनके पास अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है अबाउट चाइना। लोग कहते हैं चाइना ने आके नेपाल में बहुत डेवलपमेंट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, क्या हुआ? डिड द यूथ माइग्रेशन स्टॉप आउट? इट डिड नॉट। यानी कि चाइना का मॉडल यही है कि वो जिस भी कंट्री में जाता है उसको इनडायरेक्टली वो कॉलोनाइज कर लेता है। वहाँ जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कंपनियां अपनी लाएगा, लेबर अपनी लाएगा, मटीरियल अपना लाएगा और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाएगा जिससे उसको फायदा मिले। न्यू कॉलोनियलिज्म। तो उसमें किसी भी कंट्री को क्या फायदा मिला? सो आज मोनार्की अगेन एज आई से द एक्टर विद विच इंडिया ट्राइज टू एंगेज विद, ये पोर्ट्रे करना चाहिए सोसाइटी में कि देखिए चाइना के साथ एंगेज करके क्या नतीजा मिला आपने देख लिया। चाइना ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, आपको कोई जॉब नहीं मिली। आज अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप अपने इंडिजिनस व्यक्ति को मौका तो दीजिए। वाई डू यू वांट टू गिव सपोर्ट टू समबडी जो एक किसी का कठपुतली है वहां पर बैठा? Why did Nepal not learn from the Tibet experience? नहीं, नेपाल वुड नेवर लर्न फ्रॉम द टिबेट एक्सपीरियंस बिकॉज टिबेट का एक्सपीरियंस बाहर आने ही नहीं दिया चाइना ने कभी। चाइना हैज ऑलवेज ट्राई टू मैनिपुलेट दैट नैरेटिव ऑफ टिबेट। चाइना ने नैरेटिव टिबेट का ये मैन्युफैक्चर करके बाहर निकाला है कि टिबेट जो था एज अ टेरिटरी वो हमारी टेरिटरी थी और वो हमारी टेरिटरी को ब्रिटिशर्स ने डेलिबरेटली यहाँ पर एक बफर बनाया। सो वी हैव जस्ट रीऑक्यूपाइड इट। Nobody knows the truth today. In fact, मैं जब भी अपना भी चैनल पे कोई वीडियो बनाता हूँ, I make it a point to always make sure that we never have the point कि India and China have a border. No, we don't have a border. We have a border with an independent country called Tibet, and Tibet and China have a border. तो जब तक हम ये नैरेटिव करेक्ट नहीं करेंगे, तब तक we will not be able to look at the things properly. Interesting. Well said. चाइना पे बात करते हैं. The SCO summit, how do you see what has happened? Is it China establishing itself as the next superpower, or at least the superpower in this region? चाइना का 1949 में उन्होंने एक विजन बनाया था कि वी वांट टू रन अ 100-year मैराथन एंड बाय 2049 वी वांट टू इमर्ज एज अ ग्लोबल सुपर पावर। चाइना ने वो साइकी को इनग्रेन करा अपने पॉपुलेशन में। चाइना इज ऑन दैट पाथ टुडे। चाइना जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आज की डेट में इंटरनेशनल रिलेशंस में क्रिएट करता है, चाहे उसमें SCO क्यों ना हो, these are instruments which are created to achieve that objective. बट SCO को जिस तरीके से चाइना पोजीशन करना चाहता था एज एन एशियन वर्जन ऑफ NATO, वो नहीं हो पाया। और वो ना करने in spite of that parade. In spite of that parade, वो इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज रशिया नेवर वांटेड चाइना टू क्रिएट एन एशियन वर्जन ऑफ NATO। क्योंकि कोल्ड वॉर की हिस्ट्री में रशिया वांटेड इन 1960s टू क्रिएट एन एशियन सिक्योरिटी कॉम्पैक्ट, जो चाइना ने उस समय नहीं होने दिया था। तो ये एक दूसरे की राइवलरी है जो दिखती नहीं है सरफेस पे, पर डीप बहुत है।
तो एक दूसरे को ये लोग कभी इस तरीके से But accept after नहीं this करेंगे। Ukraine war, you think Putin has not realized that it is China which is the Asian giant? Putin has accepted the fact कि Asian giant is China as of now, but Putin is not willing to accept that the next global giant will be China. There's a difference. वो ग्लोबल जायंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, But बिकॉज सबको visible नहीं है ये कि अब Asian giant is China. एशियन जायंट इज चाइना, दैट इज व्हाट इवन पुटिन एक्सेप्ट्स, बट विल World giant. वर्ल्ड लेवल पर चाइना को वो एक्सेप्ट करेगा? इट्स वेरी अनलाइकली, बिकॉज रशिया always had its own competition with the Americans and they were the superpowers at one point of time. So रशिया की वो राइवलरी किस तरीके से निकलेगी, nobody knows. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.